अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिनमें सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को फोकस करते हैं। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछे जाते हैं। इनमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझनी है। व्हाट आर द बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स? गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बोथ दीज यूनिट्स। अब इसमें बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स दोनों के बारे में ही उसने पूछा है, उनकी हमने डेफिनेशंस बतानी है। देन गिव सम एग्जांपल लिखना ज़रूरी होगा क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उसने पूछा हुआ है। तो बेस यूनिट्स देखते हैं। बेस यूनिट्स क्या होते हैं? बेस यूनिट्स द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटी is known as बेस यूनिट्स। अब बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? टोटल 7 क्वांटिटीज़ हैं, जिनमें हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। एग्जांपल्स जिस तरह से आपके पास मैस है, बेस यूनिट है, बेस क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या होगा आपके पास? आपको पता है किलोग्राम इसका यूनिट होता है। उसके बाद बेस जो क्वांटिटी है वो लेंथ है हमारे पास। लेंथ का यूनिट हम मीटर लिखते हैं, जिसको सिंबॉलिकली हम एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर आपके पास टाइम है। टाइम का यूनिट हमारे पास एस जो है वो सेकंड होता है। उसके बाद टेम्परेचर आ जाता है, जिसको हम थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर भी कहते हैं, और टेम्परेचर का यूनिट आपके पास क्या हो गया? केल्विन होता है, और इसको आप कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट हमारे पास होता है मोल, और मोल को हम सिंबॉलिकली MOL से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट है आपके पास कैंडेला। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो कि कैंडेला है, जिसे आप CD से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि बाकी बहुत बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हम बार बार किसी ना किसी टॉपिक के अंदर इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, तो ये हम बहुत रेयर जो है वो पढ़ते हैं, किसी एक स्पेशल चैप्टर्स के अंदर है, इसलिए इसके बारे में MCQ काफ़ी दफ़ा पहले भी पूछा गया हुआ है। मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दूँ। देन आपके पास टोटल 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 आपके पास है। एक आपके पास और बेस यूनिट है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट आपके पास होता है एम्पेयर, और हम इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है बेस यूनिट्स और उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फिर क्वेश्चन के अंदर ही उसने पूछा हुआ है व्हाट आर डिराइव यूनिट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हम चैप्टर नंबर 1 इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को फोकस करते हैं। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1.1। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स? गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बोथ दीज यूनिट्स। अब क्वेश्चन के अंदर उसने व्हाट आर बेस यूनिट्स के बारे में भी पूछा है, ड्राइव यूनिट्स भी पूछा है, और इनकी एग्जांपल्स के बारे में पूछा, इनकी एग्जांपल्स भी लिखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास है
बेस यूनिट। बेस यूनिट्स क्या हैं? द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटी is known as base units। अब इनकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ी हैं कि बेस जो क्वांटिटीज़ हैं वो 7 होती हैं। उनमें सबको हम देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, जितनी आपको दिल चाहे, कम से कम 3 ज़रूर लिखें। इसमें सबसे पहले है आपके पास मैस। मैस एक बेस क्वांटिटी है और मैस का यूनिट, ऐसा ही यूनिट हमारे पास क्या होता है? किलोग्राम, जिसको आप केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपके पास आता है लेंथ। लेंथ का यूनिट है हमारे पास मीटर, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। फिर आपके पास आ रहा है टाइम। टाइम का यूनिट है हमारे पास सेकंड, ये भी इसका बेस यूनिट है और सेकंड को SEC से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर आपके पास आता है केल्विन टेम्परेचर, जिसको आप थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर भी कहते हैं। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसका यूनिट है आपके पास केल्विन और इसको हम K से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह से आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल, जिसको आप MOL से भी लिख सकते हैं। फिर आपके पास आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जिसका यूनिट है आपके पास कैंडेला और जिसे हम CD से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपके पास टोटल 7 हैं, तो हमने अभी कितने लिख लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक रह गया जो है इलेक्ट्रिक करंट। मैंने अभी सारे लिख दिए हैं, आप इनमें से कोई से 3 भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर और एम्पेयर को हम सिंबॉलिकली A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि इसकी 3, 4 कितनी एग्जांपल्स लिखनी है, तो एटलीस्ट आप 3 एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास डिराइव यूनिट्स। डिराइव यूनिट की हम डेफिनेशन देखते हैं। डिराइव यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स क्या हैं? द यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज are those which depend upon base units। जिस तरह से ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं। इसी तरह से ड्राइव यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच डिपेंड्स अपॉन द बेस यूनिट्स। अब इनकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है। अब फोर्स का यूनिट हम सबको पता है क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो कि अगर देखें इसको भी हम अगर बेस क्वांटिटीज़ में लिखना चाहें तो वो क्या लिखते हैं? न्यूटन किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आपके पास एक क्वांटिटी है वर्क। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। और जूल को हम कैपिटल J से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये किसके बराबर आता है? न्यूटन मीटर
हम लिख सकते हैं। और इसको अगर हम बेस यूनिट्स के अंदर या बेस क्वांटिटीज़ में लिखना चाहें तो न्यूटन की जगह पे फिर से क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो किलोग्राम मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट बन जाता है। इसी तरह से आपके पास प्रेशर, ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी है और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। इसको आप PA से रिप्रेजेंट कर देते हैं और वो किसके बराबर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर आप इसको भी लिखें बेस यूनिट के अंदर, वो क्या आता है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या इसको भी आप इसी तरह से सॉल्व करके लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिख लें, नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लें। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें उसने पूछा हुआ था यूनिट्स की डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन्ड इन द फॉलोइंग। पहले में पूछा है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सेवरल नंबर्स। द बी ऑप्शन इज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन समझते हैं कि उसने क्या कहा है। उसने कहा कि मल्टीप्लाई और डिवीजन के अंदर हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करते हैं, हमें कितने रिटेन करने होंगे, रिटेन कितने मेंटेन रखने होंगे, कहाँ तक हमें अपना फिगर जो है वो लिखना होगा। मल्टीप्लाइंग और डिवीजन ऑफ सेवरल नंबर्स, सेकेंडली एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स। अब ये क्वेश्चन जो है पीछे हमने पढ़ा भी है, इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको पीछे जाके वहाँ से भी दिखाता भी हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास है फर्स्ट, जिसमें हमने एक्सप्लेन करना है कि अगर आपके पास मल्टीप्लाइंग और डिवीजन सेवरल नंबर्स हैं, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको बुक के पीछे ही दिखाता हूँ, जहाँ हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े हैं उनके साथ ही वो एग्जांपल लिखी हुई है। वो बहुत अच्छी एग्जांपल है, मैं उसी को ही यहाँ पे कोड करना चाहूँगा। जिस तरह से ये आपके सामने लिखा है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द नंबर्स। ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनकी वैल्यूज़, इनको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे ये एग्जांपल लिखता हूँ। वैल्यू है 5.348 multiplied by 10 raised power minus 2 and multiplied by 3.64 into 10 raised power 4 divided by 1.336। अगर आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.4576898 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised power 3। अब क्वेश्चन उसने पूछा है कि कितने जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो रिटेन रहेंगे। सबसे पहली बात तो हमने देखनी है कि उसके लिए हम लिखते हैं कि इन मल्टीप्लाइंग और डिवीजन कीप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द रिजल्ट इक्वल टू द फैक्टर कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट मीन्स कि आपके पास ये जो सब नंबर्स जो हैं ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, हमें चेक करना होगा कि इनमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किस फैक्टर के पास है। फॉर एग्जांपल ये एक फैक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर 10⁻², तो आपको पता है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते, हमें इनको नहीं देखना। दूसरी फिगर रह गया 5.348, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे मैं मेंशन कर देता हूँ। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। फिर 3, 6 एंड 4 ये भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, इनके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए 3। उसके बाद यहाँ पे भी चारों जो हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और टोटल कितने हो गए आपके पास 4। अब इनमें लीस्ट कौन सा ऐसा फिगर है जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखिए इसके पास 4 है, इसके पास 4 है और ये 3 है, तो हमारा आंसर जो होगा उसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हमें रिटेन रखना पड़ेंगे, ठीक है। 10⁻³ तो वैसे ही साथ आएगा। अब देखें 1.45 इतना तो हमने लिखना है, ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखना होंगे। अब 5 के बाद देखते हैं कि 5 के बाद जो डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है, क्योंकि हमने राउंड ऑफ को भी फोकस करना है। तो 5 के बाद वाला जो डिजिट आ रहा है वो क्या आ रहा है 5 से ग्रेटर। 5 से ग्रेटर है तो हमने क्या करना है, उससे पहले वाले डिजिट जिस तरह से यहाँ पे 5 है इसको 1
1 डिजिट इंक्रीज कर देना है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1.46 इंटू 10⁻³ ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। बात याद क्या रखनी है कि अगर मल्टीप्लाई और डिवीजन हो रहे हो सेवरल नंबर्स तो हमने देखना है जो मल्टीप्लाई और डिवाइड होने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब में सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने देखा कि इस फिगर के पास है वो है 3। तो हमारा आंसर भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएगा जो कि 3 है। 1, 4 एंड 5 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन हम इसके बाद देखेंगे कि भाई ये वाला डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर है या लेस है। अगर ग्रेटर है तो हम इसको प्रीवियस नंबर को 1 डिजिट इंक्रीज कर दें, जैसे 5 को मैंने 6 लिख दिया। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर द सेवरल नंबर है। इसके अंदर उसमें सेकंड के अंदर लिखा हुआ है कि अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हों, क्वेश्चन में देखते हैं दोबारा लिखा है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स। तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स के अंदर हमारे पास कौन सा रूल होगा, ये भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही पढ़ा है। मैं इसी एग्जांपल को ही दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके पास लिखी है एक एग्जांपल, कुछ नंबर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं 7, 2.1, 3, 4, 3.42 एंड 0.003। ये कुछ डिजिट्स हैं जो ऐड हो रहे हैं। अब ऐड होने के बाद वहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, आप इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वो है 75.52 एंड 3। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखें जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो क्लियर होगी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की जब बात करें ये 3 डिजिट्स एंड ऐड अप हो गए, ये हमारे पास आंसर आ गया। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर रिटेन इन दिस आंसर, इन दिस रिजल्ट। तो हमें देखना होगा कि डेसिमल के बाद किसके पास लीस्ट डिजिट्स मौजूद हैं। यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं काउंट करने, यहाँ पे हमने देखना डेसिमल के बाद हाउ मैनी डिजिट्स आर प्रेजेंट इन ईच फिगर। फॉर एग्जाम्पल 72.1 देर इज ओनली 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल and how many digits are here after decimal there are 2 digits। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ there are 2 digits after decimal and यहाँ पे decimal के बाद how many digits 3 digits। I am counting the digit, 0 significant है या नहीं है यहाँ पे हमारा उस बारे में हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिर्फ देख रहे हैं कि 0, 0 and 3 these are the digits after the decimal। तो यहाँ पे कितने हो गए 3। अब the least digit आफ्टर द डेसिमल कितना आ रहा है 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट मौजूद होना चाहिए है। ठीक होगी बात। जैसे 75 पॉइंट हमारे पास आ रहा है 5। अब 5 के बाद ये वाली फिगर्स हमने क्यों छोड़े, देखते हैं कि 5 के बाद क्या डिजिट जो ये है ये ग्रेटर देन 5 है, लेस देन 5 है, इक्वल टू 5 है, क्या है लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 हो तो राउंड ऑफ के लिए हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या होगा 75.5 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। अब इसमें एक और एग्जांपल भी लिखी हुई है, इसके साथ ही देख लेते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की। वो है आपके पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2.7543, 4.10 एंड 1.273। हमने इनको ऐड अप किया एंड ऐड होने से 1.27 एंड 3 आंसर आ। अब ये देखें वही बात, डेसिमल के बाद हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, देयर आर 4 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल and there are 2 digits after decimal and there are 3 digits after decimal and our answer is according to the least digits after decimal वो है 2। हमारा आंसर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक होगा, तो जो बनेगा 2.12 तक। अब 2 के बाद वाला डिजिट हम देखेंगे कि ये 5 से ग्रेटर है, तो क्लियर नहीं नज़र आ रहा है 7 है तो 5 से ग्रेटर है, तो हमने इस 2 को क्या कर देंगे 3 में शिफ्ट कर देंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाए। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1.3 हाउ इज़ द वर्नियर स्केल रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स। हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा कि वर्नियर स्केल मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स के साथ किस तरह से आपस में रिलेट करता है एंड व्हाट इज मेंट बाय लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर।
आइए से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ वर्नियर स्केल के लिए, फिर हम इसकी स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। मैं सिर्फ आपको एक दफ़ा रिफ़्रेश करने के लिए वर्नियर कैलिपर का एक रफ सा मॉडल बना रहा हूँ। मेरे पास ये आपके पास एक स्केल होता है जिसे हम कहते हैं मेन स्केल, इसको आप फिक्स्ड स्केल भी कह सकते हैं। मेन स्केल की डिवीजन है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये आपके पास 1 मिलीमीटर। देन अगेन 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये मिलीमीटर के अंदर इसका स्केल होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक मूवेबल स्केल होता है, इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। इसे हम मूवेबल या वर्नियर स्केल भी कहते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा है। इसकी भी डिविजन्स होती हैं, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसकी टोटल 10 डिविजन्स होती हैं। ठीक है, इसे मूवेबल स्केल कह रहे हैं। क्वेश्चन, अब दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने कहा हाउ इज़ द वर्नियर स्केल, दैट वर्नियर स्केल टू रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर स्केल। तो ये किस तरह से काम करता है। It is related to the main scale in such a way that each vernier scale division is slightly, मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल, हल्की सी, slightly smaller than मेन स्केल। इन सिंपल वर्ड्स कि जो मेन स्केल है उसकी नंबर ऑफ डिवीजन जो हैं वो कुछ बड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू द वर्नियर स्केल की, या आप ये कह सकते हैं द वर्नियर स्केल रीडिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर देन द मेन स्केल डिवीजन। अब इसकी रीज़न क्या है, दैट मेक्स द स्मॉलर रीडिंग और स्मॉल रीडिंग मोर प्रिसाइज। आपको पता है वर्नियर स्केल को स्मॉल रीडिंग मेजरमेंट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर किस वो रीडिंग डेट मेक्स द स्मॉल रीडिंग मोर प्रिसाइज, इसलिए हमने मेन स्केल की जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू द वर्नियर स्केल, ताकि हमारे पास प्रिसाइज रीडिंग आ जाए। एक तो इसका हमने रिलेशन बता दिया इसके अंदर। सेकेंडली उसने पूछा हुआ है, नीचे क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लीस्ट काउंट, आप इसकी स्टेटमेंट, इसकी डेफिनेशन समझ लें। लीस्ट काउंट लिखना पड़ेगी जिसे आप LC से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, द मिनिमम वैल्यू measured by the vernier caliper accurately, वो कम से कम वैल्यू जो वर्नियर कैलिपर से आप अच्छे से मेजर कर सकते हैं, हम उसे लीस्ट काउंट कहते हैं। अब अगर यही डेफिनेशन किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए पूछी जाए तो आपकी सेम डेफिनेशन ही रहेगी, लाइक द मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज लीस्ट काउंट। वो एनी इंस्ट्रूमेंट में आप कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट लिख सकते हैं, लाइक स्क्रू गेज है वो लिख सकते हैं, मैथ स्प्रिंग सिस्टम है वो लिख सकते हैं, स्टॉप वॉच है, द मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय द स्टॉप वॉच इज़ नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ द डेट पर्टिकुलर स्टॉप वॉच। अब लीस्ट काउंट के लिए पूछा नहीं गया हुआ, लेकिन लीस्ट काउंट में अगर आप इसका फार्मूला भी लिखें तो बहुत अच्छी बात है कि लीस्ट काउंट को मेजर कैसे किया जाता है। इसका एक जनरल फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, वो क्या होता है, द मिनिमम रीडिंग और वैल्यू ऑफ मेन स्केल
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। ये आप लोगों ने फार्मूला याद रख लेना है। तो लीस्ट काउंट अभी काउंट भी करते हैं। मिनिमम रीडिंग ऑफ द मेन स्केल क्या है, अभी मैंने यहाँ पे मेंशन की, 0 के बाद पहला क्या है 1 मिलीमीटर, इसकी मिनिमम रीडिंग क्या हो गई 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मेन स्केल। देखें यहाँ पे मेंशन है कितनी टोटल हो गई हैं, 10 डिवीजन्स हैं, तो मैंने 10 लिख दिया। सिर्फ इसका कोई यूनिट नहीं है बिकॉज दीज आर ओनली द नंबर ऑफ डिवीजन्स। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर है 0.1 मिलीमीटर आपके पास लीस्ट काउंट आ गया। आप इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, मिली की जगह पे 10 को -3 पुट करके आप लीस्ट काउंट को सेंटीमीटर में भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, मैं सबसे पहले लिखता हूँ। इसमें वैल्यू है आपके पास 143.7। साइंटिफिक नोटेशन का रूल सबसे पहले समझते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या होता है कि हमारे पास लेफ़्ट साइड के ऊपर एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो और उसके बाद हम डेसिमल को शिफ्ट कर दें। फॉर एग्जांपल इसे हम किस तरह से लिखेंगे, 1 पॉइंट, ये डेसिमल कितने डिजिट दूर गया है 1 पॉइंट, हमने यहाँ पे शिफ्ट किया और आ गया 4, 3 एंड 7। ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन के लिए पहला रूल क्या है कि हमने पॉइंट डेसिमल जो है वो शिफ्ट करना है कि हमारे पास डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। अब मल्टीप्लाइड बाय कितने डिजिट मूव किया है 1 एंड 2 डिजिट हमने इसको मूव किया है, तो 10⁻² लिख देंगे। ठीक है, कितना सिंपल है। सेकंड को देखते हैं, इसकी वैल्यू है 206.4 इंटू 10⁻²। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख रहे हैं, अब फिर से देखें, ये आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो मैंने इसको फिर से डेसिमल को मूव किया 2.06 एंड 4, 10⁻² ऑलरेडी था, मैंने दो यहाँ पे डिजिट्स को मूव किया, तो मैंने मज़ीद 10⁻², तो इनको दोनों को दो प्रीफिक्सेस हम कभी भी इकट्ठे नहीं लिख सकते। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 2.064 इंटू 10⁻4 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1.5। ये 1.5 क्वेश्चन में लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द करेक्ट प्रीफिक्सेस। इनको अपने करेक्ट प्रीफिक्सेस में लिखना है। जो पहली वैल्यू है 580 इंटू 10⁻² ग्राम। अब 10⁻² भी लिखा हुआ है, साथ ग्राम भी लिखा हुआ है। हम इसे परफेक्ट प्रीफिक्सेस में किस तरह से लिख सकते हैं देखते हैं। हमारे पास अभी देखें डेसिमल इधर नहीं आ रहा, तो इट मीन्स डेसिमल लास्ट के ऊपर है, तो मैं इसे शिफ्ट कर रहा हूँ एक पॉइंट यहाँ पे। तो 58.0 अगर मैं करता हूँ तो इंटू 10⁻, मैंने 1 डिजिट मूव किया तो 10⁻1 आ गया। ये आपके पास 10⁻² पहले से ही था, ये ग्राम आ गया। अभी हम इसे सीख रहे हैं तो मैंने इस तरह से लिखा है आपको सिखाने के लिए। अगर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए डेसिमल के बाद पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 58 इंटू 10⁻, पावर्स ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 3 इंटू ग्राम। अब 10⁻3 आपने एक टेबल याद किया है, जिसमें 10⁻3 की वैल्यू क्या होती है kg, तो आप लिख सकते हैं 58, 10⁻3 की जगह पे आप किलो लिख सकते हैं और साथ g ऑलरेडी है, तो 58 kg या 58 kg आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद दूसरी वैल्यू है वो है आपके पास बी पार्ट है इसका, वो है 0.45 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड्स। इसको भी एग्जैक्ट प्रीफिक्सेस में लिखना है। अब देखें ये तो बिल्कुल ठीक नहीं लिखा हुआ साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि डेसिमल जो है वो एक डिजिट के बाद होना चाहिए और हम यहाँ पे अपना परफेक्ट प्रीफिक्स भी लेके आना चाहते हैं। तो डेसिमल को मैंने यहाँ पे मूव किया तो ये आ गया 4.5 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि मैंने इसको इस तरफ शिफ्ट किया है। तो 10⁻⁻5 ऑलरेडी मौजूद था,
तो मैंने लिख दिया 4.5, इनकी पावर्स को ऐड करें तो 10⁻⁻6 सेकंड आपके पास एग्जैक्ट प्रीफिक्सेस आ रही है। लेकिन 10⁻⁻6 को हम मजीद भी शिफ्ट करेंगे 1.4, 10⁻⁻6 किसके इक्वल होता है? आपने प्रीफिक्सेस वाला टेबल पढ़ा है, इक्वल होता है माइक्रो के। तो हम इसे माइक्रो और सेकंड आपके पास साथ है, तो 4.5 इज़ द राइट आंसर। तो 4.5 माइक्रो सेकंड में हमने इसे शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी of mass m moving with speed v is given by 1/2 mv square. Kinetic energy of a body of mass m moving with speed v is given by 1/2 mv square. What are the dimensions of kinetic energy? अब उसने स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दिया है कि उसने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बता दिया 1/2 mv स्क्वायर है। आपने इसके डायमेंशंस लिखने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कोई एमसीक्यूज में माइट भी पॉसिबल आपसे पूछ सकता है कि राइट द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हो सकता है कि वहाँ पे वो आपको फार्मूला ना बताए। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों को आता है, तो आप उस फार्मूले को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। अगर उसने क्वेश्चन अगर ये सेम स्टेटमेंट लिखता है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला उसने मेंशन किया है, काइनेटिक एनर्जी इज़ गिवन बाय 1/2 mv स्क्वायर। बेटा डायमेंशन लिखने से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को इसके बेस यूनिट्स के अंदर लिखते हैं। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल लिख सकते हैं, जूल को फिर न्यूटन मीटर, देन हम बेस यूनिट्स में जा सकते हैं। यहाँ पे एक और तरीका भी है, 1/2 तो कांस्टेंट है, डायमेंशन एनालिसिस में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, या ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी हम इसे कह सकते हैं। मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ कि ये आपके पास डायमेंशन लेस है। पीछे रह गया mv स्क्वायर। m मैस है तो मैस का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर मेंशन कर दिया। इसे मज़ीद एक्सपेंड करें तो आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास यूनिट बन गया। ठीक है, अब इसके डायमेंशन लिखने हैं। डायमेंशन के लिए फर्स्ट रूल आपको पता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और केजी का मैस का यूनिट है, और मैस का डायमेंशन के लिए हम कैपिटल M यूज़ करते हैं। ये मीटर है, लेंथ का यूनिट है, और लेंथ के लिए हम कैपिटल L यूज़ करेंगे। अब जैसे ही स्क्वायर इसके ऊपर है, वो स्क्वायर हमने यहाँ पे भी मेंशन करना है। सेकंड का यूनिट टाइम है, ये टाइम का यूनिट है सेकंड, और इसको भी हमने कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे, -2 इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको एमसीक्यूज़ के अंदर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और चूज द करेक्ट डायमेंशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। नीचे 4 ऑप्शंस हो सकती हैं, A B C D, डिफरेंट ऑप्शंस लिखी होंगी, तो आपने वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कोशिश करें कि साइड के ऊपर रफ वर्क करें, वहाँ पे आप डायमेंशन को कैलकुलेट करें ताकि आपके मिस्टेक के चांसेस मिनिमम हो जाए। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर था 1.6 आपके पास ये क्वेश्चन आ गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.7, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। और ये क्वेश्चन यहाँ पे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं फिर भी यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1.7। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 37 किलोमीटर। हमने बताने हैं कि इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ साथ मैं रूल थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जो यहाँ पे हमने यूज़ करने हैं। 3 and 7 बोथ आर नॉन ज़ीरो डिजिट्स, एवरी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ये 3 भी सिग्निफिकेंट है, 7 भी सिग्निफिकेंट है। टोटल आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर मेंशन है। सेकंड वैल्यू दी हुई है आपके पास 0.002953 मीटर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जो ज़ीरो लेफ्ट साइड के ऊपर जितने भी, ये देखें नॉन ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो डिजिट से लेफ्ट साइड के ऊपर जितने भी डिजिट्स आपके पास आ रहे होते हैं वो सब नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ डेसिमल को, प्लेस, इसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आपके पास 2, 9, 5 एंड 3 चारों के चारों जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। आपके पास जो थर्ड वैल्यू है वो देखते हैं। थर्ड वैल्यू है आपके पास 7.5034 और यूनिट है इसका सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये भी रूल है कि जो ज़ीरो अगर किसी भी दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बन जाता है। देखें 7.5, आपके पास ये 5 नॉन ज़ीरो डिजिट है, फिर डबल ज़ीरो आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, नॉन ज़ीरो डिजिट है। इन दोनों के दरमियान में ये जो ज़ीरो है ये भी सिग्निफिकेंट बन गए हैं। तो अब इस पूरी फिगर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है 200.0, इसका यूनिट साल लिखा हुआ है मीटर। अब इसके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 है कि अगर किसी भी ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है जिसमें डेसिमल है और राइट साइड के ऊपर अगर आपके पास आ रहे हैं डिजिट्स किसी भी नॉन ज़ीरो के बाद राइट साइड के ऊपर आपके पास ज़ीरो आ रहे हैं और वैल्यू जो है वो डेसिमल वाली है, तो ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसके अंदर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे भी मेंशन है। क्लियर होगी बात? उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो काइंडली आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 1.8। ये क्वेश्चन भी डिमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड है। लिखा है राइट द डिमेंशंस ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब प्लांक्स कांस्टेंट एक क्वांटिटी है जिसके बारे में मैं देखते हैं कि क्या है प्लांक्स कांस्टेंट। पहले हम प्लांक्स कांस्टेंट को देख लेते हैं। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा लेकिन आप सेकंड ईयर में जाके इसे पढ़ेंगे भी। प्लांक्स कांस्टेंट का एक फार्मूला होता है, हम पढ़ते हैं E = hf। h यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, तो मुझे इसी के ही डिमेंशन चाहिए, तो h को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। h = E एनर्जी ओवर f फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं मेंशन भी कर देता हूँ, E एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और f जो है वो फ्रीक्वेंसी को यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने इनके डिमेंशंस निकालने हैं, तो h E एनर्जी का यूनिट आपको पता है जूल होता है, जिसे हम न्यूटन मीटर कह सकते हैं। अभी आपने काइनेटिक एनर्जी भी निकाली, काइनेटिक एनर्जी का और एनर्जी का यूनिट सेम ही है। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट वो ही लिख सकते हैं, अगर नहीं तो आप यहाँ से दोबारा से एनर्जी का यूनिट लिखें, न्यूटन मीटर होता है, और आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लें। न्यूटन और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे। फ्रीक्वेंसी = 1/t होती है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट यहाँ पे क्या बनता है? 1/सेकंड, और जब ये लिखा जाएगा 1/सेकंड को, फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं पर सेकंड, लिख सकते हैं ना। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो गया? पर सेकंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर सेकंड। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूटन = किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर इसके साथ मीटर भी है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे है पर सेकंड, तो क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये पर सेकंड एक इसके साथ कैंसिल, ऊपर एक पर सेकंड बच गया। ये एच का यूनिट आ गया आपके पास। अब डिमेंशन लिखना बहुत आसान हो जाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, किलोग्राम मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए हम कैपिटल M यूज़ करते हैं। फिर आपके पास मीटर है लेंथ के लिए, तो लेंथ के लिए कैपिटल L, स्क्वायर मौजूद है। टाइम सेकंड का यूनिट है, जो सेकंड है वो टाइम का यूनिट है। यहाँ पे t लिखेंगे तो उसके ऊपर -1 साथ ही आ रहा है, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये आपके पास यूनिट है किसका? प्लांक्स कांस्टेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो यूनिट है वो हमारे पास क्वांटिटी आ रही है एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वांटिटी है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी भी आपके लिए एक नई क्वांटिटी है जिसको एक्सप्लेन हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जाके ज़रूर पढ़ेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो देखते हैं। इसका एक फार्मूला होता है θ = ω/t। अब यहाँ से ओमेगा जो है वो मेरे पास होती है एंगुलर वेलोसिटी, और मुझे यही तो चाहिए है। इसे मैं ओमेगा को सेपरेट कर लेता हूँ, तो पीछे फार्मूला क्या बन जाएगा? θ/t। अब थीटा इट इज़ एन एंगल। एंगल को हम जब एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये जो थीटा है ये मेजर करते हैं हम रेडियन में, तो इसलिए मैंने थीटा का यूनिट क्या लिख देता हूँ? रेडियन। नीचे क्या आ गया? सेकंड। अब रेडियन जो है ये भी एक डिमेंशन लेस क्वांटिटी आप इसे कह सकते हैं। वो किस तरह से आती है मैं अभी उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए मैं साथ ही करता हूँ। अब जो रेडियन है बेसिकली ये यूनिट होता है थीटा, किसे कहते हैं हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ समझा देता हूँ।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा बराबर होता है एस ओवर आर के। एस डिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, ठीक है। तो इसका यूनिट भी मीटर और इसका भी यूनिट मीटर। अगर इनके डिमेंशंस की बात करें तो क्या बनेंगे, एल, ये नीचे ऊपर जाएगा तो L-1। तो देखें ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो डिमेंशंस कोई भी नहीं आते, क्योंकि दोनों मीटर मीटर से कैंसिल हो गए तो कोई डिमेंशन और यूनिट उसका आया ही नहीं। तो लिहाजा इसको हम यूनिट, इसका जो मेजर करते हैं ऐसा ही यूनिट है, वो है रेडियन। तो लिखेंगे हम ज़रूर रेडियन, लेकिन जब हम इसका डिमेंशन लिखना चाहेंगे तो डिमेंशंस के लिए सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऊपर जाएगा, और टी इनवर्स T-1 इसके डिमेंशंस आपके पास आएंगे, ठीक है। रेडियन के डिमेंशन नहीं लिखते, तो इसके पीछे डिमेंशन क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ पर सेकंड इसका यूनिट है, और इसका डिमेंशन को T-1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इसके 8 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो काइंडली आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।